ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मानव अधिकार आयोग एक सच्चा सारथी विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा से भेंट। आपसे भेंट कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी डॉक्टर ऋतु राजपूत। श्रोताओं नमस्कार। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए मानव अधिकारों और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्तव्य जहां राष्ट्र को गति प्रदान करते हैं, वहीं मानव अधिकार सम्मान, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और स्वाभिमान से जीने की दिशा में महती भूमिका निभाते हैं। मानव अधिकार दिवस निकट आ रहा है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि मानव अधिकार हर राष्ट्र के नागरिक के लिए अति महत्वपूर्ण है, बशर्ते उन्हें उसकी जानकारी हो। मैं आपसे जानना चाहती थी कि जो मानव अधिकार आयोग है, उसकी स्थापना के पीछे मूल भावना क्या है? मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। हमारे देश में लोग रहते हैं, सभी को एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और उनके जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए और उनका किसी प्रकार शोषण न हो, उनका उत्थान हो, गरीब लोग आगे बढ़ें और पीड़ित शोषित मानवता हमारे देश में न रहे, इसके पीछे मूल भावना यही रही है जी। और सामाजिक उत्थान के द्वारा एक ऐसे देश की संरचना करना जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अति उत्तम हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं जानना चाहती थी कि मानव अधिकार आयोग किस तरह की समस्याओं का समाधान करता है और अगर कोई आमजन यहाँ तक अपनी बात कहना चाहे तो क्या जरिया हो सकता है? हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति या उसके संबंधित कोई भी व्यक्ति अथवा संबंधित नहीं भी हो तो कोई अन्य व्यक्ति भी जी किसी भी इंसान के अधिकारों का जहाँ हनन हुआ हो उसके संबंध में शिकायत प्रेषित कर सकता है। ये स्वयं के द्वारा हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है अथवा डाक के द्वारा। और भी हमारे यहाँ पोर्टल स्थापित किए गए हैं, उनको कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ा गया है जिसमें 3 लाख सर्विस सेंटर्स को जोड़ा गया है जी। उनकी भी मदद लेकर वे हमारे यहाँ शिकायत प्रेषित कर सकते हैं। और जब वे ऐसे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनको नगण्य फीस देनी होती है जी 30 रुपए की, और वह उनको शिकायत के ड्राफ्टिंग में मदद करते हैं, प्रेषण में मदद करते हैं। शिकायत दर्ज करने की कोई फीस नहीं ली जाती किसी से। अच्छा। और उसको पूर्ण तौर से रजिस्टर करके उसको देखा जाता है, परंतु आवश्यक है कि व्यक्ति अपना नाम लिखे, उस पर अपना पूर्ण पता लिखे और शिकायत के संबंधी पूर्ण विवरण दे। शिकायत स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि हमें संज्ञान लेने में और किसके विरुद्ध वो शिकायत कर रहा है यह भी उसमें स्पष्ट होना चाहिए। अब शिकायत के तो बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि एक आप प्रकाश डाल दें कि किस तरह की शिकायतें होती हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार के दायित्व श्रेणी में आती हैं। उनको जितना विस्तृत रूप दिया जा सकता है जी उसके संबंध में हम शिकायत सुनने का अधिकार है। परंतु हमारे यहाँ जो शिकायतें सामान्यतः आती हैं उनमें जैसे गैर कानूनी तौर से किसी को हिरासत में ले लिया गया हो, किसी को नजरबंद कर दिया गया हो, अथवा पुलिस ने किसी प्रकार की जाति की हो, मारपीट की हो, अथवा उसकी न्यायिक हिरासत में मृत्यु हुई हो, तो प्रत्येक ऐसे प्रकरण की जिसमें न्यायिक अथवा पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई है हमारे यहाँ सूचना देना आवश्यक है 24 घंटे के भीतर। अच्छा, 24 घंटे भीतर पुलिस को यह आवश्यक है हमारे यहाँ सूचना दें। हम उसमें प्रत्येक प्रकरण में जांच करते हैं, उसमें चाहे संदेह हो चाहे नहीं, हमें संदेह दूर करने के लिए जांच करते हैं कि ये मृत्यु स्वाभाविक हुई है अथवा किसी जाति के कारण हुई है। अगर किसी की निग्लिजेंस भी है, जाति नहीं भी है, उसमें किसी ने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है जो उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कैदी के प्रति
उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, अथवा इलाज उसका जेल के अस्पताल में उचित रूप से नहीं किया गया अथवा अस्पताल में उसको अविलंब नहीं भेजा गया, तो इन सब प्रकरणों की हम जांच करते हैं। और जहां उसको में थोड़ा सा भी दोष पाते हैं अथवा निग्लिजेंस पाते हैं किसी भी अधिकारी की, तो उसमें कंपेंसेशन प्रदान करते हैं और अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रयास करते हैं। जी, आपने कहा कि मुआवजे का भी प्रावधान होता है अगर कहीं कोई ऐसा केस या कोई शिकायत जहन में आती है या कोई इस तरह की शिकायत लेकर के आता है। फिर आपने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज पाई जाती है कि सचमुच त्रुटि हुई है, नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, आपके संज्ञान में 24 घंटे के अंदर आए, आप कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। किस प्रकार से कार्यवाही करता है आयोग? हम रिकमेंडेशंस करते हैं। एक तो मॉनिटरी कंपेंसेशन राज्य शासन प्रदान करे, आर्थिक सहायता प्रदान करे उसको क्षतिपूर्ति के तौर पे, और दूसरा जो जिस अधिकारी ने ये त्रुटि की है अथवा गलती की है उसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाए, इसकी भी रिकमेंडेशन करते हैं। तथा इसके अलावा हमारे यहाँ जो अन्य प्रकरणों पे जैसे बंधुआ मजदूरी में उनको फ्री करने में, उनको रिहेबिलिटेशन करने में, उनको कंपेंसेशन देने में हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। और इसी प्रकार से महिलाओं का समानता का अधिकार अथवा उनका किसी भी प्रकार से यौन उत्पीड़न किया गया हो अथवा दहेज की मांग, दहेज हत्या इत्यादि के प्रकरणों में, ओल्ड एज हाउसेज में, अनाथालय में, और इसी प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में, तथा जो आश्रम है, अनाथालय हैं और जेल में हम जाके उसका वातावरण भी देखते हैं। जेल का वातावरण कैसा है, क्या उसमें कैदियों को अच्छे वातावरण में रखा जा रहा है, अनाथालय में बच्चों को उचित रूप से खाना दिया जा रहा है, उनको पौष्टिक आहार दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा है। ये भी देखते हैं हम कि पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या हमारे यहाँ सक्षम रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं, सुचारू रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं, ये भी सब हमारा देखने का। और जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं क्या इनको पूर्ण रूप से सक्षम तौर से जन कल्याण हेतु लागू किया जा रहा है अथवा नहीं, ये भी हम देखते हैं। अच्छा, आपने कहा लागू किया जा रहा है, ये इस पर भी आप दृष्टि रखते हैं। और अगर इसमें कोई कोताही पाई जाती है तो हम उसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। इसके साथ ही साथ हम उसमें ये भी कहते हैं कि जो कुपोषण अथवा जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो उसको सम्यक तौर से क्षतिपूर्ति की जाए। बहुत ही उपयोगी विषय हैं। अनाथालयों की बात करें, दहेज की समस्या की बात करें, बाल मजदूरी की बात है, बंधुआ मजदूरी, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। मैं बात करना चाहूंगी जो लोग साक्षर नहीं हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, या विशेषकर अगर मैं आदिवासी भाई बहनों की बात करूं, जनजातियों की बात करूं, उनके हितों की रक्षा की दिशा में क्या प्रयास है? हम लोग इस संबंध में उनके प्रत्येक गवर्नमेंट की जो योजना बनती है, स्कीम्स बनती हैं, अगर उनका लाभ लेने से हमारे जो इस प्रकार के लोग जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जिन पर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग से वे वंचित हैं अथवा टेक्नोलॉजी उन तक पहुंच नहीं सकती है या उसका उनको ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंट है उसके संबंध में, तो उन तक ये योजना का लाभ कैसे पहुंचे, इसमें अगर कोई बीच में बाधाएं हैं तो उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में हम एडवाइजरी जारी करते हैं। वो शासन पे उनको स्वीकार करता है। अधिकांश केसेस में हम देखते हैं कि शासन उसको स्वीकार करता है एडवाइजरीज को। और अभी हमने फिलहाल में भी कई एडवाइजरी ऐसी जारी की हैं जो कि ऐसे वंचित लोगों को फूड सेफ्टी का, जिस पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जिनको ज्ञान नहीं है, जिन पर टेक्नोलॉजी अभी पहुंची नहीं है, उन तक कैसे ये योजनाएं पहुंचे, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें कि मोबाइल अथवा आधार कार्ड इत्यादि इनको प्राप्त नहीं हुए, उनको भी किस प्रकार से योजनाओं का लाभ पहुंचे, जैसे दूर दराज क्षेत्रों में जिन पर कि हम पहुंच ही नहीं पाए अभी, उनके संबंध में एडवाइजरी जारी करते हैं और वो सरकार उनको लाभ उस प्रकार से पहुंचाती है। हमारा कार्य ये है कि ऐसे गरीब और शोषित लोगों को, दूर दराज के क्षेत्रों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो, जिससे कि वे देश के मुख्य धारा में शामिल होकर देश के कल्याण में शामिल हो सकें और सक्षम बन सकें। महिलाएं बहुत कम आगे आ पाती हैं, बहुत कम अपनी बात को रख पाती हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष स्तर पर प्रयास होते हैं?
महिलाओं के संबंध में हमारे यहाँ कई कोर ग्रुप्स बने हुए हैं और हमारे लगातार उनके प्रति जो भी भेदभाव हैं उनको दूर करने के लिए स्टडी की जाती है। अभी हम एक सीडॉ के नाम से एलिमिनेशन ऑफ डिस्पैरिटी अगेंस्ट वुमन, ये सारे कानूनों की जांच की गई, कहाँ कहाँ भेदभाव दूर करना आवश्यक है, कहाँ कहाँ उनको और ज़्यादा संरक्षण आवश्यक है, कहाँ कहाँ उनको आरक्षण और ज़्यादा प्रदान किया जाना चाहिए और किस प्रकार से उनको सक्षम बनाया जाए और अधिक, इसका पूर्ण प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। कानूनों की भी जांच की जाती है इस आधार पर कि उनके प्रति भेदभाव में अगर कानून में अथवा किसी भी योजना में। बहुत अच्छे प्रयास हैं और मुझे लगता है निश्चित तौर पर इससे समाज की महिलाओं को और खास करके बच्चों की अगर मैं बात करूं, दूर दराज के इलाकों की मैं बात करूं, उन तक लाभ पहुंचेगा। मैं ऐसी दुआ करती हूं। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी राज्य में मानव अधिकार आयोग नहीं है मान लीजिए, और वहाँ का कोई बाशिंदा, वहाँ का कोई रहने वाला कोई बात अपनी कहना चाहता है, कोई शिकायत करना चाहता है, तो वहाँ किससे कैसे संपर्क हो सकता है? हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसको तो प्रत्येक दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ की राज्य के स्तर पर यह आयोग स्थापित नहीं किया गया, हमारे यहाँ तो सीधे आ सकता है। अच्छा। इसकी कोई रोक नहीं कि उसको पहले वहाँ जाना चाहिए। हमारे यहाँ आने के तो रास्ता सदैव खुला हुआ है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर हमारे और जैसे अखबार में कोई या मीडिया में कोई खबर प्रकाशित होती है, उसके आधार पर भी हम संज्ञान लेते हैं। उसके आधार पर संज्ञान लेके ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाने की पूर्ण प्रयास करते हैं और किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन ना हो, उनका संरक्षण हो, उनके अधिकारों का, ये हमारा पूर्ण प्रयास रहता है और पोषण होना, संरक्षण होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सही कहा आपने। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति पुलिस या न्यायालय में मुकदमे के चलते मानवाधिकार आयोग में अपने फैसले के लिए आवेदन भी कर सकता है क्या? जिस समय न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जी, हम मानव अधिकार के संबंध में सीमित सीमा तक उस प्रकरण को जांच कर सकते कि इसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ जी। अगर हम ये पाते हैं उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जी, तो ये नहीं विचार करते हो कि न्यायालय में प्रकरण उसका लंबित है, हम उसमें उसको सम्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं, सिफारिश उचित कर सकते हैं, कंपेंसेशन के संबंध में भी। अच्छा, कोई निर्बल है, कोई असहाय है, गरीब है और वो कानूनी मदद चाहता है या कोई आर्थिक, जैसा आप कई दफ़ा आपने जिक्र किया कि आप इस दिशा में प्रयास करते हैं, क्या कुछ होता है कि कानूनी सलाह के लिए? कानूनी सलाह के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए लीगल एड अथॉरिटीज़ को सिफारिश कर सकते हैं जो कि सामान्यतः स्वीकार की जाती हैं। इसी प्रकार से जिलों वगैरह के हमारे जो टीम्स आती हैं, अन्वेषण करती हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को कर ये पाया जाता है कि यह इसकी हिरासत की अवधि पूर्ण हो गई है तो उसके संबंध में हम लोग सिफारिश करते हैं। अथवा किसी भी स्थान पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो, किसी भी आश्रम में, कन्या आश्रम में अथवा किसी भी नारी निकेतन में या अन्य स्थान पर, तो उसमें हम उचित सिफारिश करते हैं कि यहाँ क्या सुधार की आवश्यकता है और कौन कौन दोषी हैं इसके लिए, उसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, शिकायत के लिए तो रास्ते खुले हैं, द्वार खुले हैं, वो आप तक आ सकता है, बात कर सकता है, लेकिन न्याय नहीं मिला और वो संतुष्ट नहीं है, वो दोषी भी नहीं है, तो क्या जिसने उसके प्रति अन्याय किया है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार में आता है और कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए थी? एक पक्ष तो ये हुआ, या अगर आपके पास आया, आपके पास ये अधिकार है कि सिफारिश करे कि हाँ अन्याय हुआ है, उसे सजा मिलनी चाहिए, कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं भी होती हैं क्या? हम प्रकरण चलाने के संबंध तक सिफारिश कर सकते हैं कि इस पर प्रकरण चलना चाहिए जी, और इसी प्रकार से अगर कोई दोषी है उस पर विभागीय कार्रवाई भी करने की हम सिफारिश कर सकते हैं, परंतु दंड देना अथवा नहीं देना इस पे हमारे को अधिकार नहीं है। दंड देना का अख्तियार न्यायालय का अथवा विभागीय अधिकारियों का रहेगा। जी। हम उस प्रक्रिया को प्रारंभ करा सकते हैं कि इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और ये देख सकते हैं कि भाई किस सीमा तक इसका दोष था, उस सीमा तक हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव दे देते हैं। मैंने ये प्रश्न इसलिए किया कि भारत एक विशाल देश है
असंख्य लोग यहाँ पर रहते हैं और हर कोई अगर पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, विवश है, तो वो टकटकी बांधे राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर देखता है कि यहाँ तो मेरे अधिकारों की रक्षा ज़रूर होगी। तो इस नज़रिए से मैंने ये सवाल आपसे पूछा था और आपने बताया भी कि आप बहुत सारी चीज़ों को स्वतः ज्ञान में लेते हैं। अखबार में कुछ छपा तो आप सजग हो जाते हैं और प्रयास शुरू कर देते हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा टेलीफोन नंबर, जैसा आपने शुरू में पोर्टल का जिक्र किया था, आपकी कोई वेबसाइट या कोई ऐसा संपर्क सूत्र हो जहाँ पर सीधे, मतलब कहीं किसी माध्यम को न तलाशना पड़े, वो आपके द्वार को खटखटा सके, आप तक पहुँच सके। मेरा प्रश्न आपसे ये है। हमारे यहाँ पोर्टल भी है, डायरेक्ट टोल फ्री नंबर भी है जिसपे कि कोई भी अप्रोच कर सकता है। टोल फ्री नंबर है 14,433 14433। एक बार और सर। 14433। जी, अब याद रखो। ऑनलाइन www.hrctnet.nic.in ये हमारे यहाँ की ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। डाक के द्वारा हमारे यहाँ जो शिकायतें की जा सकती हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, INA नई दिल्ली, जी, 10023 डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति हमारे यहाँ इस कार्यालय में आकर भी शिकायत सीधे प्रस्तुत कर सकता है, सीधे प्रकार प्रस्तुत अच्छा, कर सकता है। पिछले दिनों लगभग 2 साल की अवधि होने जा रही है, पूरा देश कोविड महामारी से जूझता रहा और सौभाग्य है हम लोगों का कि हमने इस दिशा में बहुत बड़ी सफलता पाई है टीकाकरण के माध्यम से। लेकिन उस दौर में मानव अधिकार आयोग ने, खास करके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की थी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। महामारी के दौरान और अभी तक, उसके पश्चात भी, क्योंकि अभी महामारी से हम मुक्त नहीं हुए हैं, 23 हमने एडवाइजरीज जारी की हैं जिसमें भिन्न भिन्न विषयों के संबंध में हैं। स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, बंधुआ मजदूर, उनकी पहचान, रिहाई और पुनर्वास संबंधी एडवाइजरी, अनौपचारिक वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा संबंधी एडवाइजरी, जी, जी। मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार संबंधी एडवाइजरी, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों, इसके अतिरिक्त खतरनाक सफाई, सेप्टिक टैंक इत्यादि की सफाई में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनको उचित रूप से उपकरण दिए जाएं जिनसे कि उनके जीवन की रक्षा हो सके। जी, और सेप्टिक टैंक की सफाई यांत्रिक रूप से की जाए, इसके संबंध में भी हमने एडवाइजरी जारी की है। बंदी कूट इत्यादि इस संबंध में नई नई मशीनें चली हैं जिससे कि किसी व्यक्ति को सेप्टिक टैंक में नहीं जाना आवश्यक हो। इसके संबंध में एडवाइजरीज भी जारी की हैं। जो कई सेप्टिक टैंक के ढक्कन हटा दी जाते हैं जिसमें बच्चे उसमें प्रवेश कर जाते हैं, बोरिंग लाइन इत्यादि में, उसके संबंध में भी एडवाइजरी जारी की है कि इसमें क्षेत्रीय निकायों की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए ऐसे प्रकरणों में जहाँ की उनकी निग्लिजेंस है। इस संबंध में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, पूरा देश कई बार परेशान हुआ उस संबंध में। प्रवासी मजदूरों के संबंध में हमारे यहाँ से एडवाइजरी जारी की गई और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक हमारी बहुत बड़ी टीम ने पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की शिकायतें थी उनकी जांच की। राजमार्गों को जो अवरुद्ध किया गया, इसके संबंध में हमारे यहाँ संज्ञान लिया गया, प्रकरण लंबित हैं तथा हम शीघ्र जन सुनवाई प्रारंभ करने जा रहे हैं तथा हमने तारीखें निश्चित की हैं। मेघालय में, गुवाहाटी में तथा हैदराबाद में दिसंबर और जनवरी में हम कैंप आयोजित करके विधि विभाग के लोग जाएंगे, वहाँ पर प्रकरणों की सुनवाई करेंगे तथा वहीं की वहीं सुनवाई कर उनका निराकरण की कोशिश करेंगे। और अभी हमने एक पिछले समय जब हमारे यहाँ का फाउंडेशन डे था उस समय एक मीटिंग की राज्य के आयोग के अध्यक्षों की तथा NHRC के जो सदस्य उनकी सबकी एक संयुक्त मीटिंग की गई। उसमें निर्णय लिया गया कि एक ऐसी रूपरेखा पूरे देश के लिए तैयार की जाए जिसमें कि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य के मानवाधिकार आयोग एक साथ मिलकर एक मुद्दे पर एक साथ कार्रवाई कर मानव अधिकारों के संरक्षण में, प्रमोशन में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करें। अच्छा, प्रचार प्रसार की दिशा में क्या प्रयास है? अपनी वीकली रिपोर्ट्स जारी करते हैं। हमारे यहाँ पे पोर्टल भी है
हमारा जर्नल भी प्रकाशित होता है, सालाना भी प्रकाशित होता है, हम मासिक रिपोर्ट्स भी प्रकाशित करते हैं जी। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम कई संगोष्ठियां आयोजित करें, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करें। अभी हमने फिलहाल प्रतियोगिता इस उद्देश्य से जारी की थी कि ह्यूमन राइट्स की संरक्षण करना इवन आर्म फोर्सेस को आवश्यक है। किसी भी सूरत में इसका उल्लंघन आर्म फोर्सेस को अपने इनकाउंटर्स में अथवा अपने ऑपरेशंस में नहीं करना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने एक वाद विवाद भी आयोजित किया था, जिसमें पूरे देश में काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों ने भाग लिया। 500 से अधिक हमारे टीम्स ने उसमें भाग लिया तथा मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य जो था कि मानव अधिकारों की संरक्षण करना आर्म फोर्सेस को भी जरूरी है, सेमी आर्म फोर्सेस को जरूरी है, पुलिस को मानव अधिकारों की संरक्षण करना जरूरी है, इसमें हम सफल हुए। जी जी, बहुत सुंदर। एक बात मेरे मन में आई, नागरिक शास्त्र जब बचपन में पढ़ा था तो अपने कर्तव्यों और मानव अधिकारों के बारे में जाना था, लेकिन वो सिर्फ एक पाठ्यक्रम तक सीमित ना रहे, विद्यालयों में इस दिशा में निरंतर प्रयास हो सके। जैसा कि आपने भी कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कितनी सारी चीजें की, लेकिन क्या रेगुलर बेसिस पे, उचित अंतराल पे विद्यालयों से इस दिशा में संपर्क साधा जा सकता है? अभी पिछली मीटिंग में ये तय किया था कि हम विद्यालय के स्तर पर भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं और विश्वविद्यालय स्तर पर भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं करेंगे, जिससे कि मानव अधिकारों के संबंध में सबको जानकारी प्राप्त हो, जिसमें क्या क्या मानव अधिकार हैं इसके संबंध में वाद विवाद हो तथा लोगों को इसकी बचपन से ही जानकारी हो, क्या हमारे अधिकार होते हैं, उनका क्या महत्व है। भारत के संदर्भ में बहुत सारी चीजें आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो मानव अधिकारों के प्रति समूचा विश्व सजग हो रहा है, लेकिन पारस्परिक संवाद होना विभिन्न देशों के बीच कि और क्या कुछ किया जा सकता है, मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और भी इसलिए है क्योंकि अभी हम एक ऐसे महामारी के दौर से गुजर रहे हैं जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व महामारी है, जिससे कि जितना अधिक मानव क्षति पूरे विश्व में हुई है, इससे अधिक मानवों के जीवन की क्षति कभी नहीं हुई। जी। और दूसरी हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अभी भी जो जीवन रक्षाएं दवाएं हैं, वैक्सीन्स हैं, जी, उनमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो एक आवाज़ विश्व में अभी ये उठी, हमने भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो अभी यूनाइटेड नेशंस के राष्ट्रों के एक विचार विमर्श किया गया था, उसमें हमारी तो ओर से उठाया गया कि गरीबों को जीवन रक्षक दवाएं सुचारू रूप से और सस्ते तौर से मिलें और वैक्सीन इत्यादि ये सभी को उपलब्ध हो सकें। इसलिए इसके जो पेटेंट्स हैं, प्रत्येक जो अनुसंधान है उसके अनुसंधानकर्ता को उसका लाभ तो प्राप्त होना चाहिए, परंतु प्रत्येक अनुसंधान जो होता है मानव की रक्षा के लिए है। जब मानव की रक्षा का जीवन का अधिकार सामने आता है तो उसको सिर्फ अपने लाभ के लिए उसको पेटेंट को 30 वर्ष तक उसको सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह जन सामान्य को उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि ऐसी जीवन रक्षक दवाएं और ऐसी वैक्सीन्स सारे देशों में, प्रत्येक जो उत्पादन क्षमता रखता है देश, ऐसे देश में ये वैक्सीन्स और जीवन रक्षक दवाएं निर्मित हो सकें। आज ये संभव नहीं हो सका, इवन जबकि हम इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, लोग आज भी अपने पेटेंट्स की रक्षा कर रहे हैं। और वो भी पेटेंट्स की रक्षा, ये पेटेंट्स की 30 वर्ष तक की अवधि है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर गंभीर विचार किया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार से गरीबों के जीवन का रक्षा का अधिकार को हम संरक्षित कर सकें, उसको संवर्धित करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। इंटर्नशिप जैसा भी कुछ प्लान है क्या? हमारे इंटर्नशिप का प्रोग्राम साल भर चलता है जी। और ये हमारे यहाँ का एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें हम पूरे देश के विश्वविद्यालयों से बच्चों को सिलेक्ट करते हैं तथा इतना रिस्पांस इसमें अच्छा आता है कि हमें उसमें से बड़ी संख्या में जो एक छात्र अपना आवेदन देते हैं उसमें से हमें चुनना पड़ता है कि हम 75 या अथवा 100 से अधिक विद्यार्थी एक बार में इंटर्नशिप में नहीं लेते हैं। जी। तो हमें उसमें छांटना पड़ता है, इतना अच्छा हमारा इसका रिस्पांस है। उसमें सब लोगों को
ये मानवाधिकार संबंधी जानकारी दी जाती है और अन्य इससे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, संविधान के प्रावधानों पर विचार विमर्श करते हैं जिसमें मानवाधिकार सन्निहित हैं, उनकी विवेचना, उनके संबंध में जो जो प्रकरणों का निराकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है तथा मानवाधिकारों को एक सुगंधि दी गई है, उसका भी हम ऐसी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में सम्यक विचार करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, आधार कार्ड भी नहीं है, रोटी नसीब नहीं है, वैक्सीन के लिए प्रयास करना है, टीका लगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड से बचना है। इस तरह के लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो बिल्कुल किसी से संपर्क भी नहीं साध पाते, बोल भी नहीं पाते। कुछ कहेंगे आप? इन सब लोगों के प्रति हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सचेत है जी। तथा इन लोगों के लिए कैसे शेल्टर प्लेसेस उत्पन्न हो, किस प्रकार से इन लोगों को भोजन प्राप्त हो सके, किस प्रकार से अनाथालय में अच्छी तरह से देखभाल बच्चों की हो सके, किस प्रकार से इन लोगों का इलाज हो सके। लेपर्स होम्स का भी अभी विचार विमर्श किया। जो मथुरा में विधवाएं हैं, वाराणसी में जो विधवाओं को लोग छोड़ जाते हैं, उनको संपत्ति का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हो, शुद्ध पानी पेयजल का अधिकार है, किस प्रकार से एक स्वच्छ वातावरण का, इन्वायरमेंट का अधिकार प्रत्येक जन का है, इन सब पर हम विचार कर रहे हैं और ये हम इस पर सिफारिश करते हैं। अभी एक विशेष मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जी। हमारे एक फिल्म कंपटीशन आयोजित की जाती है जी जी। उसमें अभी 200 से अधिक फिल्में आई हमारे यहाँ और उसमें कई अनप्रोफेशनल जो कि फिल्म बनाने वाले लोग नहीं थे, उन्होंने मोबाइल पर शूट कर करके अच्छा। इतनी अच्छी फिल्में भेजी। उसमें से हमने पुरस्कृत किया है जिन फिल्मों को, काफ़ी उससे ये प्रतीत होता है कि हमारे देश में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता है। बहुत सुंदर। दिन प्रतिदिन आप प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नई नई चीज़ों से जुड़ रहे हैं और आज के दौर की जो ज़रूरतें हैं उस दिशा में भी कदम से कदम मिला रहे हैं। ऑनलाइन मुआवजे की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है ना अब तो? ऑनलाइन प्रक्रिया काफ़ी अच्छी हमारी सफल सिद्ध हुई है। इस वर्ष अधिकांश ऑनलाइन शिकायतें आई हैं, जी जी। उसका सबका निराकरण किया गया है। 1,04,000 प्रकरण आए और 96,000 प्रकरणों का इस वर्ष हम निराकरण अभी तक कर चुके हैं। तो हमारे ऑनलाइन जो शिकायतें आ रही हैं लगातार, उससे काफ़ी हमारा क्षेत्र विस्तृत हुआ है और सब लोगों को बिना किसी खर्चा करे, यहाँ बिना आने की जहमत उठाए अथवा डाक में जो समय लगता है उसका भी उनको समय का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता अथवा उनको वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही वे शिकायत करते हैं रजिस्टर होती है और उस पर हम निराकरण करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। और उसी पे हम कंपेंसेशन भी दे देते हैं। मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि ऑनलाइन मुआवजे की सिफारिश आयोग करता है और जो तत्संबंधित विभाग है वो उसकी राशि का वितरण करता है। मैं ये कामना करती हूँ कि और त्वरित गति से मानव हितों की रक्षा करते हुए जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका है उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को है। आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश होगा अरुण जी? विश्व के समस्त मानव एक समान हैं और सबके अधिकार एक हैं जी। और ये हमारी संस्कृति, हमारे जो भारतीय सभ्यता है, इसमें यह मानव अधिकारों का संवर्धन करना, वो संरक्षण करना कूट कूट कर भरा हुआ है। और मानव सब आगे बढ़ें, सारे विश्व की मानवता एक हो, सारे विश्व के मानव के अधिकारों का संरक्षण हो, यह मानव अधिकार दिवस का उद्देश्य है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने समय दिया। मानव अधिकार आयोग एक सच्चा सारथी वार्ताओं की अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा से भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रही थी वरिष्ठ प्रसारण कर्मी डॉक्टर रितु राजपूत। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।